नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम विशेष तौर पर बातचीत करने वाले हैं कैस्टर को लेकर के। कैस्टर में क्या कुछ चल रहा है, आगे क्या प्राइसेस रहेंगे, क्या वहां पर तेज़ी करनी चाहिए, मंदी करनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। और इस विशेष चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी बुलाने के लिए। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देश का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो गुजरात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले साल की अगर हम कंपैरिजन करें तो कैस्टर की बुआई करीब 12% के आसपास आगे चल रही है। इस साल कैस्टर की खेती को लेकर के आपका क्या व्यू है, क्या अनुमान है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि कैसा रह सकता है? और साथ ही पिछले साल कैस्टर सीड का उत्पादन कब हमने देखने को देखा था, अभी के नंबर्स देखते हुए क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, अगर हम सोइंग की बात करें तो पिछले साल ये साल सोइंग से पहले ही हमने भाव को करीबन 7,000 के आसपास आते हुए देखा। हालांकि प्राइजेस अपसाइड पे टिक नहीं पाए। और अभी भी अगर हम देखें कैस्टर का, तो जनवरी से लेकर अभी तक मात्र 3.5% की तेजी दिखा रहा। हाँ, पिछले एक साल में 9% की तेजी दिखा चुका है। इसको देखते हुए लग रहा था कि सोइंग में एक जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो हमने अभी 29 अगस्त तक के जो डेटा आए हैं, वहां पे इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है करीबन 16% का इजाफा हुआ है। पिछले साल करीबन 6.07 लाख हेक्टर के आसपास की सोइंग हुई थी। इस बार 7.04 लाख हेक्टर के आसपास हुई है। बट इतनी सोइंग का एरिया बढ़ने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में कैस्टर के प्राइस एक रेंज में थे जो 6650 6650 से 6700 के बीच में। इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो हमने 0.25% की तेजी आती हुई देखी। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है दो। पहला, रुपए की गिरावट की वजह से माना जा रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स ठीक ठाक रहेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेंगे। जहां पे हमने देखा कैस्टर मील के जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं अप्रैल मई जून में ऑलमोस्ट 18-19 के आसपास है। बट जुलाई के जो आंकड़े आए हैं वो करीबन 28,158 मेट्रिक टन के आसपास के हैं, जो काफी लुक्रेटिव है रुपए की कमजोरी की वजह से। साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, ये चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट बायर है, तो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर है वो ठीक ठाक है। इसी के चलते एक्सपोर्ट में जो कैस्टर ऑयल की डिमांड है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। मई मंथ के जो डेटा आए थे वहां पे हमने देखा कंसिस्टेंटली एक स्टेगनेंसी बनी थी। बट जून में जो नंबर आए हैं वो वाई इंप्रूव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तरफ डिमांड इंप्रूव होगी, वो प्राइजेस को सपोर्ट दे रही है, तो सोइंग का एरिया बढ़ने के बावजूद भी भाव में गिरावट नहीं है। और लास्ट अगर हम बात करें मौसम की, तो कल मैं अहमदाबाद ऊंजा काफी एरियाज में मैं था। बरसात बहुत ज्यादा है, फील्ड पे पानी भी जमा होना स्टार्ट हो चुका है। मोरबी साइड में तो रेड अलर्ट होते हुए देखा है, सुना है हमने। तो इसकी वजह से यील्ड में जो फॉल आएगा ये भी प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी हमने भाव में एक स्टेबिलिटी आते हुए देखी। उसका मेजर कारण था मौसम, और एक्सपोर्ट की डिमांड आगे जाके ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। ठीक सर। अब सर, बीते अगर हम लास्ट एक मंथ की बात करें तो एनसीडीएक्स पर कैस्टर सीड की प्राइसेस जो है वो करीब 1% के आसपास टूटे हैं। अभी इस करेक्शन के पीछे आप बड़े रीज़न क्या मान रहे हैं और आगे कैसे देख रहे हैं प्राइस मूवमेंट को? देखिए विपुल जी, कैस्टर के अंदर पिछले हफ्ते तो हमने तेजी आते हुए देखी है, लेकिन पिछले 3 महीने के अंदर देखे तो प्राइस में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट हमने जो 7,000 के भाव देखे थे उसके बाद से ही प्राइजेस के अंदर हमने अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी। उसका मेजर कारण था कि कहीं ना कहीं स्विंग के आंकड़े जो दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही अच्छे थे, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं दबाव कंटिन्यू रहेगा। तो 7,000 से भाव को हम 6600 देखे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस ढंग से गुजरात में वेदर डिस्टर्बेंस के जो अभी साइन आए हैं, खास करके अगर हम देखते हैं तो जो कैस्टर बेल्ट है जहां पे अर्ली सोइंग हुई थी, क्योंकि पिछले साल मौसम अच्छा था तो मॉइस्चर कंटेंट ठीक थी, और इस बार तो मानसून थोड़ा अर्ली रहा था तो सोइंग बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन अब जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है इससे आउटपुट पे एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा मानना है अब तक प्राइस इसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहा था, बट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की डिमांड, रुपए की गिरावट और स्विंग बढ़ने की वजह से जो गिरावट थी वो डिस्काउंट हो चुका है। अब यहाँ से अगर डैमेजेस की न्यूज आती है तो मुझे लगता है प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलना चाहिए। जो ऊपर में मुझे लगता है 6,950, और नीचे हमने बार बार में देखा है कि 6400 या 6350 का जो सपोर्ट है वो बिल्कुल मार्केट में मेंटेन रहना चाहिए। ठीक सर। सर, अगला प्रश्न जो है वो है एक्सपोर्ट को लेकर के। अप्रैल से लेकर के जून तक हमने देखा कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट करीब 15% टूटा है।
अभी की करंट सिचुएशन को अगर देखा जाए तो आप कैसे देख रहे हैं आगे एक्सपोर्ट डिमांड को? देखिए, कैस्टर में सबसे बड़े बायर हमारे चाइना रहते हैं। और डेफिनेटली अगर जैसे अभी मैंने बताया भी था कि कैस्टर मील की अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमने अप्रैल मई जून तीनों मंथ में 19,000 मीट्रिक टन के आसपास के हमने एक्सपोर्ट्स देखे थे। लेकिन जुलाई में इसमें जंप आया जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। एससीए के डेटा है। वहीं अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल में हम जानते हैं सबसे बड़े बायर चाइना ही है। तो अब तक अगर हम जनवरी से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो वाई ओ वाई कंपेरिजन करते हैं तो डेफिनेटली ये साल सुस्त रहा है, बिकॉज चाइना से टैरिफ की डर की वजह से कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा पिकअप नहीं कर पा रहा था। वहीं यूरोप हो चाहे यूएस हो, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं टैरिफ की वजह से हर चीज महंगी रह सकती है जिसका इम्पैक्ट पड़ा। और खास करके इंडिया, जहां पे हमने देखा था सेकेंडरी टैरिफ की वजह से 50% के जो टैरिफ लगे थे उसका हिट हमने आते हुए देखा है। क्योंकि मई के नंबर थे करीबन 69,000 के आसपास के नंबर थे, और जो जून के अंदर गिर के 56,412 के हो गए थे। अब बट ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में अब ये जो टैरिफ जो टेंशन था वो अगर कम होता है तो कुल मिलाकर हमने पिछले 3 सालों में लगभग 6 लाख मेट्रिक टन के आसपास का हमने एक्सपोर्ट किए हैं कंसिस्टेंटली। ये कंटिन्यू मेंटेन रह सकता है। अभी तो 365 के आसपास के नंबर जून तक के दिखा रहे हैं, बट ऐसा कोई डेफिसिट लग रहा नहीं है। हालांकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बने हुए हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है एक्सपोर्ट रुपी गिरावट की वजह से हमारा जो मार्केट शेयर थोड़ा ड्रॉप हुआ था वो इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा वापस। ठीक सर, अभी ट्रेडर्स के लिए और क्या व्यू है आपका, मतलब जो लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं इसमें अभी कैस्टर को लेकर के क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, कैस्टर में हमने देखा था 6,950 का लेवल हमने जुलाई में आते हुए देखा था प्राइजेस के अंदर, और उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन भी आ गया था। बट मुझे लगता है ये सोइंग को लेकर थोड़ी बहुत चिंता बनी हुई थी, बट अब समझ में आ रहा है कि मानसून को लेकर जो चिंताएं बनी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। टेक्निकली देखूं तो आरएसआई 50 के ऊपर आ चुका है। मैकडी जीरो लाइन की इधर पॉजिटिव क्रॉसओवर देने की तैयारी में है। करंट लेवल से भी अगर हम ले तो अच्छा है, लेकिन हाँ ऊपर छोटा सा हर्डल बना हुआ है 6750 का। तो मेरा मानना है कि कैस्टर में आप इंट्राडे के हिसाब से करना चाहते हो तो 6600 में लीजिए, 6550 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6680 का टारगेट रहेगा। बट कैस्टर एक बेहतरीन कमोडिटी दिखाई दे रही है मुझे। अगर कोई महीना 2 महीने का व्यू लेकर चले तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी अगर 6650 के आसपास भी मिले लेके चलिए, 6450 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 6950 तक के लेवल फिर से देख पाएंगे। बेटर है 66-66-50 के आसपास मीडियम टर्म के लिए लेके चलिए। 7,000 के करीब जा सकता है, क्योंकि जो डैमेजेस है वो एक प्राइसेस को सपोर्ट देते हुए दिखाई देंगे। ठीक, और ये जो अभी हम प्लेट चला रहे हैं सर, ये इंट्राडे के लिए है सर? हाँ, अभी का जो मैंने बताया वो बिल्कुल इंट्राडे, जहाँ पे 6680 का मैं टारगेट देख रहा हूँ। और वैसे मीडियम टर्म में 7,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ना? ठीक सर, ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर आपको बता दिया गया है, उसका ध्यान रखते हुए अगर मीडियम टर्म का भी हो तो। और इंट्राडे के लिए ये आप स्टॉप लॉस और टारगेट कैस्टर शीट पे अभी रख सकते हैं। 6600 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है सर। इसके अलावा कैस्टर शीट के अलावा बाकी कोई एग्री कमोडिटी जो आपको पसंद आ रही हो, जहाँ पे ट्रेडिंग आपको करने की सलाह आपकी तरफ से रहेगी? बिल्कुल, देखिए एग्री में वैसा देखा जाए तो काफी हमने देखा वॉल्यूम्स सिंक आउट हुए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है हल्दी और गवार कैस्टर के बाद दोनों कमोडिटी रहेगी, क्योंकि हल्दी में भी हमने काफी अच्छी गिरावट देखी थी। अब मार्केट बेस बना रहा है तो 12,200 पे बाय कीजिए अक्टूबर बाय द 11,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 12,600 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर गवार सीट की भी अगर बात करें तो ये भी ऐसी कमोडिटी जो 5100 के नीचे नहीं जा पा रही, 5300 के ऊपर नहीं जा पा रही। तो यहाँ पे 5180 में लेके चलिए, 5130 का स्टॉप लॉस रखिए, 5260 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। ठीक, तो गुआर सीट पे खरीदारी करने की सलाह 5180 के आसपास, 5260 का टारगेट यहाँ रखें, और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस जो दिया गया है वो 5130 का रखा गया है। दूसरी कमोडिटी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। टर्मरिक हल्दी को खरीदिए, 12,200 के आसपास चल रहा है, ऊपर 400 रुपये के टारगेट है, नीचे 300 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए 11,900। बाकी कैस्टर पर आपको ट्रेडिंग कॉल बता ही दी गई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? धन्यवाद विपुल जी। देखिए आज जो भी हमने एनसीडीएक्स की कमोडिटी की डिस्कशन किया है, इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जैसे आप इक्विटी में निवेश करते हैं वैसा ही निवेश कमोडिटी में भी होता है, इसमें भी जोखिम रहता है। इसके लिए आप सेबी रजिस्टर आपकी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है इनसे सलाह लेकर ही निवेश कीजिए। देखिए इंडिया में सलाह देने के लिए काफी जन आते हैं, लेकिन आप जब बोनस पे हैं तो आपको मालूम है कि
जो भी एडवाइजर आ रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड। और उनकी सलाह लेकर ही आप इसमें निवेश करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ा सपोर्ट मिल रहा है सर, और दर्शक बहुत सारे आपकी जो एडवाइस है उसको लेकर के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और दर्शकों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ। मुझको इजाज़त दीजिए, लेकिन कमोडिटी हो, इक्विटी हो, पर्सनल फाइनेंस हो, हर तरह के प्रश्न का उत्तर यहीं मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।